जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखो बच्चों, कल जो है यूपी बोर्ड यानी 4 मार्च को यूपी बोर्ड की जो है परीक्षाएं हैं। आपको बच्चों क्वेश्चन को पूरा करना है और थोड़ा शुरू में बच्चों क्या करना है आप जानते हो, आपको राइटिंग से थोड़ा सुंदर राइटिंग बैठाना है। ठीक है, जैसे 4 ऑप्शन दिए रहे तो 4 ऑप्शन में उतारो, जो उत्तर सही हो, जैसे प्रश्न उत्तर नंबर एक का सही है तो एक का लिख के जो उत्तर हो वही जो है उत्तर लिख दो। ठीक है, और बच्चों क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, समाज शास्त्र है, बना बना के जो क्वेश्चन ना है उसको भी लिखिए आप लोग। अगर 200 शब्दों में लिखना है तो 2 शब्द लिखिए, कुछ ना कुछ उसमें लिखिए, और राइटिंग अच्छी होगी तो एग्जामिनर आप बच्चों जो है पूरा का नंबर जरूर देगा। ठीक है, आप फेल नहीं हो सकते। यदि आप क्वेश्चन छोड़ोगे बच्चों तो क्वेश्चन जरूर आप जो है फेल हो जाओगे। कुछ लिखे नहीं रहोगे तो एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। ठीक है, और पटरी लिए रहे हो, दोनों तरफ से अच्छे से खींचो और काली स्केच से प्रश्नोत्तर नंबर क्या है, एक का दो कैसे क्रमवाई लिखिए। ठीक है, और थोड़ा राइटिंग से एक या दो पन्ना 3 पन्ना राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। और राइटिंग अच्छी नहीं होगी तो एग्जामिनर समझ जाएगा और आपको अच्छा नंबर नहीं देगा। ठीक है, चलिए बच्चों, उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ आपके सामने दिया गया है कि भारत में औद्योगिकरण, देखो औद्योगिकरण आप लोग समझ गए कि उद्योग धंधे से ही संबंधित होगा। औद्योगिकरण की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए, योजनाबद्ध औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषताओं का जो है उल्लेख कीजिए। देखो बच्चों, औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, आगे लिखित है, कुछ भी कह लो। नंबर एक, भारत के कुछ मामलों में औद्योगिकरण का अनुभव पश्चिम देशों की तर्ज पर हो रहा है, लेकिन कुछ मामलों में यह इससे भिन्न भी रहा है। नंबर दो, भारत में 50% लोग स्वनियोजित हैं, केवल 14% लोग ही वेतनभोगी कर्मचारी हैं, जबकि 30% अस्थायी श्रमिक हैं, यानी अस्थायी नहीं है। ठीक है, भारत में प्रथम आधुनिक उद्योग थे जैसे जूट, सूत, जूट, कोयला खान तथा रेलवे। अगला नंबर, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केंद्रीय सरकार ने अर्थव्यवस्था को ऊंचाई प्रदान किया, इसमें रक्षा, परिवहन, संचार, ऊर्जा तथा अन्य परियोजनाओं शामिल थी। ठीक है बच्चों, इस क्षेत्र में काम करने का अधिकार केवल सरकार को था, निजी क्षेत्रों का भी सहयोग यद्यपि इन क्षेत्रों को विकसित करने में किया गया है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन बच्चों बहुत सरला क्वेश्चन है, देखो हम बता देंगे, आप लोग सरला हो जाएगा। परवल जात से क्या अभिप्राय है, उदाहरण सही समझाइए। परवल, देखो बच्चों, परवल माने होता है, प्रबल जाति का ऐसी जातियों को उल्लेख करने के लिए किया जाता है जिनकी संख्या बहुत अधिक हो। देखो यह लिखा गया परवल, यानी जिसकी जो है जनसंख्या सबसे ज़्यादा हो, अधिक से ज़्यादा हो बच्चों, वो प्रबल जाति के अंतर्गत आते हैं। देखो प्रबल जात शब्द का प्रयोग ऐसी जातियों का उल्लेख करने के लिए किया जाता है बच्चों जिनकी जनसंख्या बहुत अधिक होती है। आप समझ रहे हो नहीं, और जिसे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किए गए आंशिक भूमि सुधारों द्वारा जो है भूमि के अधिकार प्रदान किए गए थे। ठीक है, इन भूमि सुधारों ने बच्चों पहले के दावेदारों से अधिकार छीन लिए थे। ये दावेदार ऊंची जातियों के ऐसे सदस्य थे जो इस अर्थ में अनुपस्थित यानी दूरवासी जमींदार थे कि वे अपना लगान वसूल करने के अलावा खेतिहर अर्थव्यवस्था में कोई भूमिका अदा नहीं करते थे। आमतौर पर वे उस गांव में भी नहीं रहते थे, बल्कि उनका आवास कस्बों या शहरों में होता था। अब ये बच्चों भूमि अधिकार उस अगले स्तर के दावेदारों को प्राप्त हो गए हैं जो किसी के प्रबंध में तो शामिल थे पर स्वयं भूमि नहीं जोतते थे। ये मध्यवर्ती जातियाँ ये मध्यवर्ती जातियाँ भी जो है स्वयं परिश्रम नहीं करती थी, बल्कि भूमि की जुताई, देखभाल आदि के लिए निम्न जातियों के मजदूरों पर आश्रित थी, जिनमें विशेष रूप से अछूत जातियों के मजदूर शामिल थे। किंतु एक बार जब उन्हें भूमि अधिकार मिल गए तो फिर उन्होंने पर्याप्त आर्थिक शक्ति प्राप्त कर ली। उनकी जो है बड़ी संख्या ने जो है भी सार्वजनिक वयस्क मताधिकार पर आधारित चुनावी लोकतंत्र के इस युग में उन्हें राजनीतिक शक्ति प्रदान की। इस प्रकार बच्चों यह मध्यवर्ती जातियां देहाती इलाकों में प्रबल जातियां बन गई और क्षेत्रीय राजनीति तथा खेतिहर अर्थव्यवस्था में निर्णायक भूमिका अदा करने लगी। बिहार और उत्तर प्रदेश के यादव, कर्नाटक के वेकलिंग, आंध्र प्रदेश के रेड्डी और खम्बा लोग, महाराष्ट्र के मराठे, पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाट और गुजरात के पाटीदार इत्यादि इन प्रबल जातियों के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है बच्चों, जिनकी संख्या जो है ज़्यादा से ज़्यादा है, ये प्रबल जातियों के अंतर्गत आते हैं। जैसे पंजाब में हरियाणा मराठे वराठे, ठीक है, यादव। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग। आइए कुछ बहुविकल्पी प्रश्न भी देख लिया जाए बच्चों। वह व्यवस्था जो एक समाज में लोगों के वर्गीकरण के साथ एक अधिकर्मी संरचना को अधिकर्मित करती है क्या कहलाती है। तो बच्चों ये जो है सामाजिक स्त्रीकरण कहलाती है। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। तो आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में हुई थी।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, देखो लगातार कई वर्षों में परीक्षाओं में पूछा जा रहा है और बहुत सरल है। ये क्वेश्चन जरूर आएगा। देखो, संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता को परिभाषित कीजिए। सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है? ठीक है बच्चों, देखो ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखो, संप्रदायवाद किसे कहते हैं बच्चों? जब हमने बताया, जब एक धर्म दूसरे धर्म से अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगता है, श्रेष्ठ समझता है, ठीक है, तब जो है सांप्रदायिकता उत्पन्न होती है। जैसे अपने भारत में है, भारत पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम, ये जो है देखो आए दिन जो है सांप्रदायिकता होती रहती है धर्म को लेकर। तो जब एक धर्म दूसरे धर्म से अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगता है, अपने आप धर्म को सब कुछ समझता है, दूसरे धर्म को कुछ नहीं समझता है, ठीक है, तो बच्चों संप्रदायवाद उत्पन्न होता है। तो यहाँ जो है परिभाषित कीजिए, सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है? तीनों में से अथवा अथवा, चाहे इसको चाहे इसको चाहे इसको। ठीक, देखो बच्चों, आम बोलचाल की भाषा में सांप्रदायिकता या संप्रदायवाद का अर्थ है धार्मिक पहचान पर आधारित आक्रामक उग्रवाद। उग्रवाद अपने आप में एक ऐसी अभिवृत्ति है जो अपने समूह को ही वैध या श्रेष्ठ समूह मानती है। ठीक है बच्चों, अभी हमने जो बताया वही है, श्रेष्ठ समूह मानती है, और अन्य समूहों को निम्न। समझ रहे हो कि अपना हमारा धर्म सब कुछ है, अन्य धर्म जो है कुछ नहीं है। अन्य समूहों को निम्न समझती है, अवैध अथवा विरोधी समझती है। सरल शब्दों में कहा जाए तो बच्चों, सांप्रदायिकता धर्म से जुड़ी एक आक्रामक राजनीतिक विचारधारा है। यह एक अनूठा भारतीय अथवा जो है शायद दक्षिण एशियाई अर्थ है, जो साधारण अंग्रेजी शब्द के भाव से भिन्न है। अंग्रेजी भाषा में कम्युनल शब्द का अर्थ होता है व्यक्ति के बजाय समुदाय, यानी कम्युनिटी या सामुदायिकता से जुड़ा हुआ व्यक्ति। भाव विचार आदि अंग्रेजी अर्थ तटस्थ है, जबकि दक्षिण एशियाई अर्थ प्रबल रूप से आवेशित है। इस आवेश को सकारात्मक दृष्टि से देखा जा सकता है यदि देखने वाला सांप्रदायिकता के प्रति सहानुभूति रखता हो, अथवा जो है नकारात्मक दृष्टि से भी यदि देखने वाला इसका विरोधी हो। संप्रदायवाद की एक प्रमुख विशेषता उसका यह दावा है कि धार्मिक पहचान अन्य सभी की तुलना में सर्वोपरि होती है, चाहे कोई गरीब हो या अमीर, चाहे किसी का कोई भी व्यवसाय हो, जाति या राजनीतिक विश्वास हो, धर्म ही सब कुछ होता है। उसी के आधार पर बच्चों उसकी पहचान है। मुसलमान, सिख आदि की तरह जो है सभी हिंदू एक समान होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो है कि सांस्कृतिक परिवर्तन पर एक टिप्पणी लिखिए। सांस्कृतिक परिवर्तन पर एक टिप्पणी लिखना है बच्चों कि सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है। देखो, नाम से लगा सांस्कृतिक परिवर्तन, जो संस्कृतियां हैं उसका परिवर्तन। देखो, सांस्कृतिक परिवर्तन बच्चों संस्कृति के विभिन्न अंगों में होने वाला परिवर्तन है। ठीक है, सांस्कृतिक परिवर्तन प्रसार तथा वैज्ञानिक आविष्कारों से होता है, और इसका संबंध मानव द्वारा उत्पादित भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं से होता है। भौतिक और भौतिक वस्तुएं क्या है, चलिए यही देखते हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन संबंधित प्रमुख तथ्य निम्नलिखित है बच्चों। नंबर 1, सांस्कृतिक परिवर्तन संस्कृति के विभिन्न पक्षों के जो है परिवर्तन से संबंधित है। नंबर 2, सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया की उपज है। नंबर 3, सांस्कृतिक परिवर्तन प्रमुख रूप से नए आविष्कारों और जो है सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रसार से उत्पन्न होता है। नंबर 4 बच्चों, अभौतिक संस्कृति के विभिन्न अंग, जैसे बच्चों धर्म है, नैतिकता है, प्रथाओं, परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन धीमी गति से होता है। ठीक है, सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन के अंदर ही एक विशेष रूप ग्रहण करता है। सांस्कृतिक जो परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन के अंदर ही एक विशेष रूप ग्रहण करता है। अगला नंबर, सांस्कृतिक परिवर्तन के फलस्वरूप सांस्कृतिक परिवर्तन उत्पन्न होना सदैव आवश्यक नहीं होता, यद्यपि इसकी जो है संभावना अवश्य की जा सकती है। आइए जो है दीर्घ उत्तरी प्रश्न, विस्तृत उत्तरी प्रश्न देख लेते हैं। 8 नंबर का है बच्चों, इंपॉर्टेंस है, लगातार कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, बहुत सरला भी है। देखो, जो बच्चे नागरिक शास्त्र से पढ़े होंगे उसके लिए सरल होगा। सामाजिक परिवर्तन में भारतीय संविधान की भूमिका का विवेचना कीजिए। सामाजिक परिवर्तन में भारतीय संविधान की भूमिका का जो है विवेचना करना है। ठीक है, आइए बच्चों इसका उत्तर देखेंगे। देखो, सामाजिक परिवर्तन अधिकांशतः आंशिक होते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 12 से 35 तक देकर सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। ठीक है भाई, जो मौलिक अधिकार है, हम लोग को वास्तविक अधिकार है, यह अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन किया गया है मौलिक अधिकारों का, कि जो व्यक्ति हैं उनके जो वास्तविक अधिकार क्या है दिए गए संविधान में। ठीक है, वही है 12 से 35 देकर इसके सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया है। अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष है, समानता तथा विधियों का समान संरक्षण देता है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो है भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता वर्णित है। अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है, यानी छुआछूत को समाप्त किया गया है। अनुच्छेद 18 द्वारा बच्चों शिक्षा और सेना के अतिरिक्त सभी उपाधियां समाप्त कर दी गई है। जो उपाधियां नहीं होती वो समाप्त कर दी गई है, शिक्षा और सेना को छोड़कर।
अनुच्छेद अनुच्छेद बच्चों 19 से 21 स्वतंत्रता तथा जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षक अधिकार है। अनुच्छेद 21 शिक्षा में अधिकार दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत सभी प्रकार के बलात्श्रम, बल श्रम, बाल श्रम और मानव दुर्व्यवहार का निषेध किया गया है अनुच्छेद 23 व 24 में। ठीक है। अनुच्छेद 25 28 बच्चों अंतःकरण धर्म को अबाध रूप से मान्य यानी धर्मनिरपेक्षीकरण है। 25 से 28 धर्मनिरपेक्षता संबंधी बातें कही गई है और प्रचार करने की स्वतंत्रता शामिल है यानी अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 तक की गई है। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत बच्चों अल्पसंख्यक को अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि को बनाए रखने तथा अपनी रुचि की जो है शिक्षा संस्थाओं की और प्रशासन का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 32 द्वारा उपरोक्त सभी मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। यानी बच्चों जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 इन सब का कहीं हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप कहाँ जा सकते हैं? सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का शरण ले सकते हैं, आप न्याय पा सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 36 से 51 में जो निषेध तत्वों उपबंध किया गया है निषेध तत्वों का और उसके बाद निर्देश दिए गए हैं राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। अनुच्छेद 41 में उपबंध है कि राज्य काम पाने, शिक्षा पाने और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता का दशाओं में निःशक्तता की दशाओं में जो है लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा। अनुच्छेद 42-43 में उपबंध है कि राज्य कार्मकारों को निर्वाह, मजदूरी, काम की मनोचित दशाएं, प्रसूति सहायता, शिष्ट जीवन स्तर तथा अवकाश का जो है पूर्ण उपभोग एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ठीक है। भारत में होने वाले प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन के नाम लिखिए। देखो ये सब का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है। जो पर्यावरण संबंधित ऐसे आंदोलन जो पर्यावरण संबंधित होते हैं पर्यावरणीय आंदोलन कहलाते हैं। भारत में होने वाले प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन का नाम इस प्रकार है जैसे बिश्नोई आंदोलन, चिपको आंदोलन, अपिक्को आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध विरोधी आंदोलन। ठीक है। ये सब पर्यावरणीय आंदोलन से जो पर्यावरण से संबंधित है। जातिवाद को बढ़ावा देने वाले कारक कौन है? नगरीकरण, विवाह संबंधी प्रतिबंध, अपनी जात को प्रतिष्ठित करने के बचाव, उपयुक्त सभी। तो यहाँ सही जवाब हो गया विवाह संबंधी प्रतिबंध। सही जवाब बच्चों बा हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग वो विकल्पी का क्षेत्रवाद के प्रबल होने का कारण क्या है? तो भाषाई प्रेम, असंतुलित आर्थिक विकास, सामाजिक अन्याय और पिछड़ापन, उपयुक्त सभी। यहाँ जो हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। भारत में सांप्रदायिकता का कारण क्या है बच्चों? धार्मिक कट्टरता, राजनीतिक स्वार्थ, अपने धर्म के प्रति श्रेष्ठता की भावना, उपयुक्त सभी। यहाँ जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है भारतीय समाज एवं संस्कृति में विविधता देखी जा सकती है। धार्मिक विविधता, भाषागत विविधता, प्रजाति विविधता, उपयुक्त सभी। सही जवाब जो है दा हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। भारत में सांस्कृतिक विविधता का आधार क्या है? भाषा है कि धर्म है कि जातियाँ है कि उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा बच्चों। जिनमें में से कौन भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं हैं? अनेक धर्म, अनेक भाषाएं, अनेक प्रजातियां, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देकर समाप्त किया जा सकता है। जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा जातिवाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखो क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संस्कृति में से संबंधित है? अनेकता, अनेकता में एकता, आ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बच्चों जो हो जाएगा यहाँ जो है आ और बा दोनों हो जाएगा। ठीक है। यानी जो है उत्तर सही जवाब सा हो जाएगा, आ और बा दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है विकलांगों दिव्यांगों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए अथवा जो है दिव्यांगों के संघर्ष की व्याख्या कीजिए। ठीक है। आइए इसका उत्तर देखेंगे बच्चों। सभी देशों में विकलांगों को शिक्षा, विकलांग आप समझ गए होंगे ना, बहुत सरल है सब क्वेश्चन अपने बना सकते। देखो सभी देशों में विकलांगों की शिक्षा, रोजगार, यातायात आदि की सुविधाओं तक अपनी पहुंच बनाने में समस्याएं झेलनी पड़ती हैं जिसको कारण बच्चों वे जो है शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अत्यंत पिछड़ जाते हैं और जो है अपना स्वास्थ्य भी खो देते हैं। सभी देशों में विकलांगों को शिक्षा, रोजगार, यातायात आदि सुविधाओं तक जो है अपनी पहुंच बनाने में समस्याएं झेलनी पड़ती है। समाज में भी इस वर्ग के लोगों को जो है उपेक्षा और तिरस्कार का जो है सामना करना पड़ता है। ठीक है भैया। तो वही है दिव्यांगों संघर्ष की जो है व्याख्या कीजिए, बहुत सरल है, आप लिख सकते हैं बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारत में जनजातियों के विवाह के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए।
ठीक है बच्चों, जनजातियाँ आप लोग जानते हो जिसको भारतीय संविधान में एसटी कहते हैं, जो पहाड़ों पर जंगलों वगैरह में रहते हैं, तो उसी को जनजातियाँ कहते हैं। भारत में जनजातियों के विवाह के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए, यानी जो जनजातियाँ बच्चों, उनके जो विवाह के क्या क्या तरीके हैं। ठीक, तो देखो उत्तर देखेंगे हम लोग। भारत में जो जनजातियाँ में जीवन साथी चुनने के विभिन्न तरीके इस प्रकार हैं। नंबर 1 है बच्चों परिवीक्षा विवाह, नंबर 2 है अपहरणा विवाह, आप लोग समझ गए अपहरणा। नंबर 2 बच्चों विनिमय विवाह, विनिमय में होता है अदला बदली करके, ठीक है। उसके बाद में है परीक्षा विवाह, क्रय विवाह, क्रय माने खरीदना, सेवा द्वारा विवाह, सहमत या सहपलायन विवाह, हठ विवाह। तो ये जो है जनजातियों के विवाह के प्रमुख तरीके हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में जनजातियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है बच्चों। चलिए इसका उत्तर देखेंगे। देखो भारत में जनजातियों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। कौन कौन आधार। नंबर 1 भाषा के आधार पर, नंबर 2 क्षेत्र के आधार पर, नंबर 3 शारीरिक विशेषताओं के आधार पर, नंबर 4 जो है अर्जित लक्षणों के आधार पर। नंबर 1 भाषा के आधार पर जनजातियों का वर्गीकरण। देखो इंडो आर्यन, खा है बच्चों जो है द्रविड़ियन, गा है ऑस्ट्रिक, नंबर घा है तिब्बती से जो है बर्मन। और उसके बाद क्षेत्र के आधार पर जनजातियों का वर्गीकरण के अंतर्गत जैसे उत्तर पूर्व क्षेत्र की जनजातियाँ, खा है पारिस्थितिकी अधिवास के आधार पर जनजातियाँ, गा है राज्य की जनसंख्या के आधार पर जनजातियाँ। ठीक है बच्चों। नंबर 3 है शारीरिक विशेषताओं के आधार पर जनजातियाँ। शारीरिक विशेषताओं के आधार पर जनजातियाँ में मंगोलायट हो गया, ऑस्ट्रेलाइड हो गया, निग्रोटो हो गया, दर्बिन हो गया, आर्य हो गया। अगला नंबर है अर्जित लक्षणों के आधार पर जनजातियों का वर्गीकरण। देखो बच्चों अर्जित लक्षणों के आधार पर जनजातियों के अंतर्गत आजीविका के साधन में जैसे मछुआरे, झूम खेती करने वाले, खेतिहर, बागवानी तथा औद्योगिक कार्य करने वाले आते हैं। उसके बाद सांस्कृतिकरण के द्वारा जो है, देखो सांस्कृतिकरण के द्वारा देखो जनजातियों को जो है हिंदू समाज में आत्मसात करने तथा शूद्र वर्ण वालों को जो है स्वीकार करने की सीमा। ठीक, ये 2 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है हरित क्रांति क्या है। ठीक है, देखो हरित क्रांति का तात्पर्य कृषि के बहुमुखी विकास तथा उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रारंभ की गई एक क्रांतिकारी पद्धति है। ठीक है, जो क्रांति में होता है एक परिवर्तन। तो यहाँ हरित क्रांति यानी कि खेती बाड़ी, जो हरित क्रांति के अंदर जो गेहूँ चावल हो गया है ना, उसमें ज़्यादा ज़्यादा उत्पादन करना। संविदा खेती की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो संविदा खेती कंपनियां तथा किसानों के बीच एक अनुबंध है। इसके अंतर्गत बच्चों कंपनियां किसानों से एक अनुबंध करती है, उनमें किसानों को उनके द्वारा जो है बताई गई फसल का उत्पादन करना होता है। ठीक है, बहुत सरला है, तथा वे बच्चों उसे खरीदती है और कंपनियां किसानों को उत्पादन हेतु सहायता भी जो है क्या करती है, प्रदान करती है, सहायता प्रदान करती है। तो यही बच्चों है संविदा खेती। ठीक है, बहुत सरला है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। दलित वर्ग की प्रमुख समस्याएं क्या है। दलित वर्ग बच्चों जो गरीब किस्म के लोग होते हैं, देखो दलितों को समाज में निम्न स्थान प्राप्त है तथा उन्हें समाज में अछूत कहा जाता है। दलितों को समाज में खान पान, छुआछूत आदि में प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। व्यवसायिक प्रतिबंध के कारण जो है उन्हें निम्न व्यवसाय करने पड़ते हैं तथा मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति निम्न है। इन्हें जो है धार्मिक कार्यों से भी दूर रखा जाता है। शिक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत पिछड़े हैं। ठीक है भैया, यही बच्चों दलित जो गरीब किस्म के लोग होते हैं उसे दलित कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन।